किसान, बदलते भारत की शान। हर खेत में दिख रही है खुशहाली की तस्वीर। क्या एआई बदल रहा है भारत के किसानों की तकदीर? नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। आज का जो हमारा विषय है वो बेहद अहम है। जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, वो वाकई क्या जिंदगी बदल रहे हैं और अपनी खेती को बदल पा रहे हैं, ये समझने के लिए आज सच के साथ में हम खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे कि एआई की क्या भूमिका इस वक्त है और किस तरह से एआई हमारी खेती किसानी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद ले चलते हैं सीधे पैनल के पास। आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पहुंच अब खेतों तक भी हो चुकी है, जो कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। खेतों में एआई का उपयोग खेती को अधिक सटीक, टिकाऊ और लाभदायक बना रहा है। बता दें कि एआई मशीनों की वो क्षमता है जिसके सहारे वे ऐसे कार्य कर सकती हैं जिसके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की जरूरत होती है। कृषि में एआई आंकड़ों यानी डेटा को सरल और वैसी व्यवहारिक सलाह में बदलने में मदद करता है जिसे किसान अपनी रोजमर्रा की कृषि पद्धतियों में लागू कर सकते हैं। उपग्रह से प्राप्त चित्रों, मौसम संबंधी पूर्वानुमानों, मिट्टी के आंकड़ों और फसलों के पैटर्न का विश्लेषण करके एआई किसानों को ये तय करने में मदद कर सकता है कि क्या बोना है, कब बोना है, कितनी खाद उपयोग करनी है और कटाई कब करनी है। कीटों व रोगों के बारे में प्रारंभिक चेतावनी से लेकर सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग की बेहतर योजना तक एआई खेती को अधिक सटीक, कुशल और कम जोखिम भरा बना रहा है। एआई का उपयोग मृदा स्वास्थ्य निदान के लिए किया जा सकता है। जलवायु के अनुकूल फसल निगरानी और परामर्श सेवाओं के लिए भी एआई का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल भारतीय कृषि जलवायु की परिवर्तनशीलता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि यह वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एआई मौसम व जलवायु से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करके वर्षा के बदलते पैटर्न, तापमान में उतार चढ़ाव और चरम घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। साथ ही बुआई संबंधी निर्णय, सिंचाई संबंधी कार्यक्रम, कीट प्रबंधन और खाद के उपयोग पर वास्तविक समय में सलाह प्रदान करता है। इसके अलावा उपग्रह से प्राप्त चित्रों, ड्रोन, सेंसर और इमेज एनालिटिक्स का उपयोग करके एआई आधारित निगरानी कीटों और फसल के रोगों का जल्दी पता लगाने में सहायक होती है। इससे समय रहते उपाय करना संभव हो जाता है। सरकार की ओर से भी कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान ई मित्र एक एआई संचालित चैटबॉट है। यह पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने में किसानों की सहायता के लिए विकसित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण उपज के नुकसान से निपटने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली फसल में कीट संक्रमण का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है। सरकार एआई को खूब प्रोत्साहन भी दे रही है। इसी क्रम में हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। तो सच के साथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जिस तरह से लगातार एआई इंपैक्ट के बारे में आपको बताया गया, इंडिया एआई समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम में दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी का कल्याण, सभी की खुशी के लिए जो एआई इंपैक्ट है वो होना चाहिए और इस पर चर्चा लगातार की गई। और जिस तरह से 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये समिट चला, उसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई और इस पर आज हम समझेंगे कि एआई कृषि में किस तरह की क्रांति ला रहा है। ये समझने के लिए खास पैनल हमारे साथ है और इस पैनल का परिचय सबसे पहले हम आपके साथ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विपुल कोचर जी, एआई एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और हमारे खास कार्यक्रम सच के साथ में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री त्रिभुवन सिंह जी, फार्मर हैं आप नजफगढ़ से, आपका भी बहुत स्वागत है। आप बुजुर्ग हैं, देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं
अक्षज गुप्ता। देखिए बहुत ही छोटे से हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं और हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। एआई डेवलपर हैं आप और हमारे साथ हैं श्री विशाल ललित जी, जर्नलिस्ट हैं आप, पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और चर्चा की शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विपुल कोचर जी आप ही के साथ करना चाहूंगा। कृषि में एआई का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी प्रभाव आपको क्या नजर आता है और एआई क्या है, जरा हमारे दर्शकों से इसके साथ शुरुआत कीजिए। एआई क्या है, ये एक प्रश्न सब जगह पे गूंज रहा है जी। एआई बहुत आसान सी चीज़ है। यदि कोई मनुष्य कुछ कार्य कर सकता है तो वो कार्य हम मशीनों से कैसे करवा सकते हैं। और ये कार्य फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये कार्य है सोचने वाला। अभी तक जितनी मशीनें थी वो मानव की तरह सोचने का कार्य नहीं कर पाती थी, लेकिन पिछले एक दशक में इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। और ख़ास तौर पे इसको मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसमें हम डेटा लेते हैं और उस डेटा से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं और उन्हीं डेटा के हिसाब से जब हम उसमें वो पैटर्न्स निकालते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अब चीज़ें कैसे हो सकती है और वो मशीन जो है वो मनुष्य के भांति कुछ हद तक सोचने लगती है। बिल्कुल, तो मनुष्य की भांति सोचने लगती है और यही एआई है जो विपुल कोचर जी आपको समझा रहे हैं। और लोग भी बताएंगे तुम्हें एआई के बारे में, लेकिन जिस तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि में एआई का क्या योगदान है, और ये समझने के लिए हम बिना देरी किए अक्षज के पास आएंगे। अक्षज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने जो एजुकेशन पर ऐप बनाया है और जिसको लेकर आप लगातार चर्चित भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं एआई समिट में जिस तरह से आपकी भूमिका रही और जो पूरा देश ने देखा, तो सबसे पहले ये बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको जो आपने ऐप डेवलप किया? ये ऐप मैंने तब बनाना शुरू करा जब मुझे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के मिशन के बारे में पता चला जी। उसी से मैं इतना प्रेरणित हुआ कि मैं उसी की ऐप बनाने लगा। और ये एक ऐप उस मिशन की ओर एक छोटा सा कदम है जिससे हम एक विकसित भारत बन सके। बिल्कुल, तो विकसित भारत बन सकें। अक्षज, आप कह रहे हैं ये छोटा सा कदम है, आप खुद अभी छोटे से हैं, छोटे छोटे कदम रखेंगे तो एक दिन बड़े जरूर हो जाएंगे। और जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में ये कमाल कर दिखाया, वाकई ये काबिल तारीफ है। और इसलिए हम आपसे ये भी समझेंगे कि आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया, क्यों आप एआई डेवलपर बन गए? मैं ये बहुत टाइम से एक एआई एप्लीकेशंस बना रहा हूँ। ये मैंने किडोवो स्पेशली मैंने अक्टूबर सितंबर के आसपास शुरू करा था। तभी से मैं एक गोल पे हूँ कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक ऐसी ऐप जिससे भारत के सभी बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सके। कक्षा 6 से लेकर 12वीं में वो फ्री में उनके पास सारी पढ़ाई के रिसोर्सेज हो, नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड वो उन बच्चों के पास तक पहुंचे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों लगा आपको कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है? क्या आपने महसूस किया, कब आपने देखा कि लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते या वो असमर्थ होते हैं? ऐसा कब महसूस हुआ और क्यों महसूस हुआ, जरा ये भी बताइए, क्योंकि पूरे देश के बच्चे जब आपको देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आप ऐसी सोच रखते हैं तो उनको भी ऐसा हो जाना चाहिए और आपको कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए। भारत के कई क्षेत्रों में पढ़ाई के रिसोर्सेज नहीं होते। स्कूल्स में बच्चे जा नहीं पाते जिनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते पढ़ाई की किताबों बुक्स लेने के लिए, एंड कई पढ़ाई करना भी चाहते हो तब भी नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि वो पढ़ना तो चाहते हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। इसी को देखते हुए मैंने एक ऐप बनाई है जो जिनसे कोई भी बच्चा जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। बिल्कुल अक्षज, आपके जो विचार हैं वो वाकई बहुत बड़े हैं। भले ही आपकी उम्र बहुत कम है लेकिन आपने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा काम किया है जो काबिल तारीफ है। त्रिभुवन सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप एक किसान हैं और देखिए हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो उसी पर कर रहे हैं कि किस तरह से कृषि में एआई क्रांति आई है। तो अगर हम आपसे समझें तो हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या आपने अपनी खेती में, किसानी में एआई आधारित तकनीक का उपयोग किया है, और अगर किया है तो कैसे किया, उससे कितना बदलाव महसूस किया? बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, एआई तकनीक जब से आई है उससे पहले क्या होता था, हम अंधाधुंध बगैर किसी डाटा के, बगैर किसी नाप के हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर डालते थे। हमें जो हमारे कीटनाशक कुछ पतंगे वगैरह जो कुछ लगते थे जी, तो हमें पता नहीं लगता हमारे खेत में, हमारे पौधों में क्या बीमारी लग गई है। और जब से ये एआई आया है, इसका चलन हुआ है, तो इसको आज के टाइम में किसान जो है बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ा दिलचस्पी से
इसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने आधाधुंध फर्टिलाइजर हमने जमीन में डाला, अब वो हमें आसानी से पता लग जाता है कि हमारी जमीन में पोटास की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, कौन से खाद की कमी है, कौन से हमने कितनी मात्रा में हमें डालना चाहिए। तो हमें सारा डाटा इसमें कलेक्ट हो जाता है और हमारी उससे बचत होती है और हमारी फसल भी अच्छी होती है उसमें। बिल्कुल, तो बचत भी होती है और अच्छी फसल भी होती है, जिसका उद्देश्य लेकर ही एआई लगातार आपके बीच में है और कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने में आपके जीवन में आसानी होती नजर आ रही है और आपकी खेती आसानी से आगे बढ़ रही है, जो नए उत्पादन के साथ आपको तमाम फायदे पहुंचा रही है और जिसका उद्देश्य भी लगातार सरकार का है, जिसको लेकर हाँ हमारे साथ विशाल ललित जी हैं, आप पत्रकार हैं, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा मीडिया कृषि में एआई के मुद्दे को किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जरा ये भी बताइए। सर देखिए, एआई की आप उपयोगिता इस प्रकार पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि जो कार्यक्रम एआई का इम्पैक्ट 2026 5 दिन का होना था, सरकार को से बढ़ा करके 6 दिन का कर दिया, क्योंकि उससे लोग काफ़ी लाभ ले रहे थे, लोग काफ़ी खुश थे, फीडबैक काफ़ी अच्छा मिल रहा था। यह तो हुई बात हमारे शहरी क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों के लिए। देखिए, एआई का उपयोग जहाँ और क्षेत्रों में हो रहा है, उसी प्रकार कृषि में भी इसका उपयोग किया जा रहा है और अभी ये शुरुआती अवस्था में है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ही विस्तृत रूप लेगा और जो हमारा भारत सरकार का उद्देश्य है किसानों की आय डबल करना, वो इसी से पूरा होगा। क्योंकि देखिए, एआई का उपयोग कई स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसान विचार करता है कि मुझे क्या बोना है। उसको जब ये विचार आता है तो उसमें एआई ये हेल्प करता है कि किस फसल को उगाया जाए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। अब बात आई उगाने के लिए, क्योंकि कीट वगैरह पेस्टिसाइड्स का उपयोग कैसे करना है, इसमें भी हमको एआई मदद करता है। पहले हम लोग क्या था, जब एआई नहीं था तो लोग क्या करते थे, हमारे किसान भाई, उनसे अनजाने में ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो जाता था जी। एक तो लागत बढ़ जाती थी और उसके अलावा कृषि में जो अनाज उत्पन्न होता था वो उपभोक्ता भी कम होता था, हाँ, उपभोक्ता के लिए कम होता था और उसमें बीमारी भी वो पनप सकती थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, 2 काम हो गए हमारे, हमने क्या बोना है सोच लिया और कैसे बोना है ये सोच लिया। अब हमारे उपज पैदा हो गई, अब आती है बात मंडी की। तो मंडी में जिसको हम बोलते हैं बाजार, उसमें भी एआई का बहुत उपयोग है, क्योंकि अगर माल बिकेगा नहीं तो वो सब मेहनत बेकार है। ठीक है, तो उसमें मंडी में हमको किस मंडी में हमको अच्छा दाम मिलेगा, ठीक है, कौन सा जो है एजेंट है वो हमारे किसानों के अनुकूल है, हमें कहाँ जाना है, ये सब हमको एआई के माध्यम से, डाटा से मदद मिलती है और हम अपना काम कर सकते हैं, किसान भाइयों को फायदा होता है। तो ये किसान भाइयों को फायदा हो रहा है, जो ललित जी बता रहे थे, और कहीं ना कहीं ये किसानों की जिंदगी बदलने में बड़ी भूमिका इस वक्त निभा रहा है एआई। और इसलिए वापस विपुल कोचर जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि एआई एक्सपर्ट हैं आप, और इसलिए एआई एक्सपर्ट होने के नाते छोटे और सीमांत किसानों के लिए एआई तकनीक कितनी व्यवहारिक है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए कोचर जी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तकनीक के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में ये है कि उसकी लागत कितनी आती है। और अगर कोई भी टेक्नोलॉजी महंगी है तो उसका उपयोग करना किसान के लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि एआई अपने आप में सिर्फ जिस तरह आपका ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है, उस तरह से है। बिना मांसपेशियों के और हड्डियों के ढांचे के वो काम नहीं हो सकता। तो एआई कृषि में मात्र सिर्फ एआई ही यूज़ नहीं होती, हो सकती है, लेकिन उसके साथ में आईओटी, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, और उसके साथ में रोबोटिक्स, ये सब मिलके एक पूरा वातावरण बनता है। तो इस सब में एक्सपेंस बहुत होता है। तो अब सवाल ये है कि छोटा किसान क्या कर सकता है इसमें। तो उदाहरण के तौर पे सॉइल के सेंसर्स, और इसके लिए नए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो सॉइल सेंसर्स फॉर एग्जांपल आप अपने खेत में लगाते हैं और उससे आपको सॉइल, पानी, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। अब सवाल ये है कि अगर मैं उसके लिए पैसा नहीं खर्च कर सकता हूं, जो छोटे और मध्यम किसान के लिए मुश्किल हो सकता है, तो कोऑपरेटिव्स वहाँ पे काम आ सकती हैं। और उसके अलावा बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इसको किराए पे दे सकते हैं और इस तरह नई इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप हो सकती है। टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन पे भी चलती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल फ़ोन से आप पिक्चर क्लिक करके और अपलोड कर सकते हैं और उसका एनालिसिस हो सकता है। सरकार जो है इसमें सहायता करती है, और डेटा सेंटर्स प्लस जो इसका एनालिसिस है वो अगर सर्वर पे मुझे बिना पैसे खर्च किए हो रहा है, तो मैं एक छोटा किसान होने के उपरांत भी इसका पूरा उपयोग और उपभोग कर सकता हूँ।
बिल्कुल। तो छोटा किसान होने के नाते भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से लगातार विपुल कोचर जी हमें बता रहे थे। लेकिन विपुल जी, जिस तरह से आपने बताया कि छोटे सीमांत किसान, क्योंकि हमारे देश में छोटे सीमांत किसान ज़्यादा हैं, बड़े किसान तो कर लेते हैं अपनी खेती अच्छे से, लेकिन छोटे सीमांत किसानों के सामने तमाम समस्याएं होती हैं और उसको आप विस्तार से बता रहे थे। इस पर चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अक्षय, जो ऐप आपने बनाया है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी उसको अपना रहे हैं? हाँ जी, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि मेरी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र से वो लोग पढ़ने के लिए देख रहे हैं। मैंने वो अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जब जब छोटे छोटे बच्चे आपकी उम्र के उसको अपनाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे, और जब उन्हें शिक्षा हासिल होगी, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी तरक्की तो बढ़ेगी, क्योंकि आप जो उद्देश्य लेकर आए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आपने ये ऐप बनाया, तो क्या उस वक्त दिमाग में आया, कैसे मतलब ये लगा कि आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, किसानों के जो बच्चे हैं, जो सीमांत किसानों के बच्चे हैं, जो तमाम आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे हैं, वो इसको पढ़ें, वो इससे जुड़ें और आगे बढ़ें, वो उस वक्त क्या ये दिमाग में रहा? हाँ जी, यही था बिल्कुल, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठ के मेरे पास सारे पढ़ाई के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब अगर जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए भी तो पढ़ाई के लिए कुछ होना चाहिए। तो उन्हीं के लिए ये ऐप है, जिससे वो पढ़ सके बिना किसी दिक्कत के, फ्री में। तो इस ऐप के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये मतलब कैसे यूज करना चाहिए, कैसे क्या प्रक्रिया है इसको अपनाने की, और कैसे इससे जुड़ें और कैसे इसका लाभ उठाएं जो बच्चे आपको सुन रहे हैं। तो मेरी ऐप का नाम है kidovo.com। ये ऐप कोई भी बच्चा अपने फ़ोन पे खोल सकता है। इस ऐप से कोई भी बच्चा कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर सकता है। हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के हमने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई से लेकर, प्रैक्टिस से लेकर अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकता है हमारे एआई ट्यूटर की मदद से। हमारा जो एआई ट्यूटर है वो सबसे अलग है। वो आपकी क्लास, जब एआई समिट 2026 में भारत मंडपम में आपने इस ऐप को रखा, तब माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पहुंचे और तमाम जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अश्विनी वैष्णव जी हों और भी इसके अलावा कई लीडर्स वहां पहुंचे और इस समिट में शामिल हुए और उन्होंने इसको पूरी तरह से प्रमोट किया। तो उस वक्त आपको क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा तुम्हारा मिशन है और तुम्हें इसे आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम ऐप्स है जो कि ये चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं। तो उस वक्त आपने वहाँ वो दिखाया कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है, कैसे आपने बनाया, कैसे पूरी तरह से तैयार किया। हम बात करेंगे किसानों के बारे में भी आपसे, लेकिन हमारे साथ त्रिभुवन जी भी हैं। त्रिभुवन जी के पास मैं आना चाहूँगा, उनसे मैं समझूंगा कि जिस तरह से लगातार हमारे जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, इससे आपकी लागत और पैदावार पर असर पड़ता हुआ नजर आया एआई के जरिए जो आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उससे? देखिए, इसमें ये सब एक नई टेक्नोलॉजी है जी, और इस नई टेक्नोलॉजी में जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जो भी मशीनें जो हैं, वो बड़ी एक हाई कॉस्ट की है। और छोटा किसान, और मैं तो कहूँगा मध्यम किसान भी जो है, वो उनको खरीद नहीं सकते। अगर इन मशीनों को हमारे ब्लॉक लेवल पर या हमारे केवीके सेंटर जो है उनके ऊपर उपलब्ध करा दिया जाए, तो हर किसान उसको अपने किराए भाड़े पर या उसको लेके और इसका अच्छा फायदा उठा सकता है और इससे अच्छी पैदा होने की, और किसान को अच्छा मुनाफा इससे होगा, हमारी बचत भी आपका होगी। एक लंबा अनुभव है खेती किसानी को लेकर, और जिस तरह से आप लंबे वक्त से खेती किसानी कर रहे हैं त्रिभुवन जी, मैं आपसे ये समझूंगा कि पहले की खेती में और एआई से जुड़ी हुई तकनीकी खेती में कितना फर्क आप महसूस करते हैं, कितना अंतर आप महसूस करते हैं? ठीक है, सारा फर्क की बात है। पहले तो एक अंदाजा नहीं होता था भाई बारिश कब होगी, या भाई हमें और दूसरे नॉलेज से मिट्टी की, भूमि की, दूसरी आज जो टेक्निक हमें कंप्यूटर से, मोबाइल से, यूट्यूब से हमें जो मिल रही है वो कोई नहीं मिलती थी। वो तो एक अंदाज से किसान पुराने तरीके से अपनी खेती करता था। आज वो किसान जो पहले अनपढ़ था, आज अनपढ़ किसान नहीं रह रहे और नहीं अनपढ़ किसान खेती कर सकता है। ये एक पढ़ा लिखा किसान जो नए कृषि प्रणाली को अपनाएगा और ये करेगा, क्योंकि ये एक नया सिस्टम जो है ये हमारे भारत को, विकसित भारत के लिए
हमारा जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमें इसको अपनाना पड़ेगा, और इसका एक बड़ा फायदा अच्छा हो रहा है। हमें खाद की भी बचत हो रही है, पानी की भी हमें इसमें बचत होती है, हमें सारा डाटा हमें मिल जाते हैं कब हमारी वर्षा होगी या हमारा खेत ऊंचा नीचा है, हम अपना लेवलिंग लेके। तो एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है कि इसको जिम्मेदार बड़ा अच्छा आसानी से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको अपना रहे हैं और इससे फायदा भी उठा रहे हैं, और यही उद्देश्य है। और लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं एआई का, तो वो वाकई हमारे किसानों के लिए कहीं ना कहीं नई क्रांति लेकर उनकी खेती में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। इस पर चर्चा लगातार जारी है सच के साथ में, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा लगातार आपको पता है कि किस विषय पर चल रही है। कृषि में एआई क्रांति को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विशाल ललित जी हैं जो पत्रकार हैं और बखूबी जानते हैं कि एआई किस तरह से भूमिका निभा रहा है। और इसलिए मैं आपसे समझूंगा ललित जी कि क्या एआई को लेकर किसानों में जागरूकता पर्याप्त है या और होनी चाहिए? सर देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एआई अभी प्रारंभिक अवस्था में है, अभी इसमें बहुत ही सुधार की आवश्यकता है, या इसे बोलते हैं उपयोग की आवश्यकता है। अभी जो हमारा अंत्योदय किसान है, जो मध्यम किसान है, जैसे अभी त्रिभुवन जी ने बोला, वहाँ तक ये लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस तरह के साधन उपलब्ध कराए, इस तरह का माहौल पैदा करे, ताकि जो मध्यम किसान है या जो अंत्योदय किसान है, अंतिम लाइन में जो खड़ा हुआ किसान है, उस तक लाभ पहुँचे और वो भी अपना आय का दुगना जो सपना है उसका पूरा कर सके वो। बिल्कुल, तो आय का जो सपना है कि उसकी आय दुगनी हो, वो पूर्ण हो सके और वो पूरा कर सके, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और इसलिए इसी उद्देश्य के साथ लगातार चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे भारत सरकार हो, इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है। विपुल गोचर जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि क्या एआई आधारित फसल रोग पहचान वास्तव में सटीक होती है, ये आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को? जी, मेरा पूरा जीवन सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने में ही निकला है अभी तक जी। और एआई के लिए मैं कहना चाहूँगा, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, वैसे तो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको 100% रिजल्ट नहीं देती। उदाहरण के तौर पे जब कोविड के समय में कोविड का टेस्ट करते थे तो उसकी 100% गारंटी नहीं होती थी कि उसका रिजल्ट सही आएगा। उसी तरह एआई आधारित टेक्नोलॉजी भी आपको 100% करेक्ट रिजल्ट नहीं देती है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, और वो फर्क अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं, या जी, या फिर कुछ टेस्ट बिल्कुल सटीक होते हैं और कुछ नहीं होता, ऐसा भी कह सकते हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि टेस्ट जितने सटीक होते हैं कुछ हद तक से। अगर हम कहें कि 95% आज की तारीख में रिजल्ट सही है, तो मजे की बात यह है कि आज ये अगर 95% है तो हर गलत रिजल्ट आप बाद में इसको वापस डेटा को यूज करके और इस 95% को 96%, 97%, 99% इस तरह बढ़ा सकते हैं। 100% तो शायद ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक इसको 100% के आसपास कह सकते हैं। जो अनुमान आपको लगाना है, जो जानकारी आपको प्राप्त
करनी है उसके इर्द गिर्द ही रिजल्ट रहता है, ये जी, कह सकते हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं। तो लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तमाम देश के किसान आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेस्टिंग को लेकर उनके अंदर अलग अलग भ्रम होते हैं, कहते हैं कि ये टेस्टिंग ठीक नहीं है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? हर टेक्नोलॉजी जो नई आती है उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। हमें ज़रूरत है समय के साथ चलने की, उसको अडॉप्ट करने की और उसमें जो गलतियां हैं उसको बताने की, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसकी वो और बेहतर हो। और आप पाएंगे कि 1 साल के अंदर अंदर उसके रिजल्ट बहुत बेहतर हो गए। तो एआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना वो उचित है और कितना तेजी के साथ और हमें एआई की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या उसको लेकर? ये एक प्रश्न जो है ये सामाजिक प्रश्न भी है जी। एआई का उपयोग तो बहुत उचित है। हाँ। जब तक ये हमें सहायता करता है हमारी इनकम बढ़ाने में। लेकिन अगर हम विकसित देशों की तरह एआई को यूज़ करने की कोशिश करें, उदाहरण के तौर पे रोबोटिक्स के साथ में, जहां हमारा उद्देश्य ये हो कि मनुष्य को इस पूरी श्रृंखला से निकाल दिया जाए, तो वो शायद हमारे लिए एक आत्मघाती कदम होगा। तो मनुष्य को ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्र में रखते हुए, ये देखते हुए कि भारत के अंदर छोटे और मध्यम वर्ग के किसान बहुत हैं, तो हम किस तरह से एआई का उपयोग कर सकें, इसकी दिशा निर्धारण की आवश्यकता है, ताकि हम इसका उपयोग कर सकें, इससे फायदा उठा सकें, लेकिन ये आदमी को रिप्लेस करने की दिशा में न बढ़े, ये हमको देखना चाहिए। आज की तारीख में किसी समय जब हम इन्हीं व्यक्तियों को, सबको और दूसरे कामों की तरफ ले जा सकेंगे, उस वक्त हमें 100% ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं तब सोचना चाहिए। लेकिन ये एक क्रमवार हमें करना चाहिए, इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इमीडिएटली हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो समयबद्ध तरीके से और क्रमवार तरीके से हमें इसको करना चाहिए। और जो बात आपने कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की जगह बिल्कुल हम मशीनों को ही सब कुछ मान लें, ये भी ठीक नहीं है, ये आप कह रहे हैं। त्रिभुवन जी, आपके पास आऊँगा, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एआई को, कृषि में जो क्रांति आई है उस पर जो चर्चा लगातार यहाँ जारी है, इसमें हम आपसे ये समझेंगे, क्या आपको प्रशिक्षण या सरकारी सहायता मिलती है इसको लेकर किसी तरह से? देखिए, इसकी सहायता का हमारे पास में जी उजवा में केवी के सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र जी। तो हमें जब भी जरूरत होती है जी, तो हम अपने मिट्टी टेस्ट वगैरह जो अपने वहां से कर लेते हैं और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। पहले तो हमें दूर जाना पड़ता था, उसके लिए देर में हमें रिजल्ट मिलता था जी। अब वो हमें अपनी जानकारी के लिए, अपने खेत की जानकारी के लिए तो जल्दी काम करना, तो हमें जल्दी उसका डाटा मिल जाता है, जिससे काम करने में हमारा समय भी बचता है और हमारी फसल भी टाइम पे बुझाई होके और उसमें अच्छे फर्टिलाइजर लगे हमें अच्छी उपज मिलती है। तो उससे अच्छी उपज मिल जाती है। और जिस तरह से आपने बताया कि आपका जो टेस्टिंग है, सॉइल हेल्थ है, वो पता चल जाती है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि कार्बनिक जिस तरह से मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं और उसको ऑर्गेनिक कार्बन वो है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप कितना उसमें डालना चाहिए, क्या क्या मिट्टी की नीड है, क्या क्या ज़रूरत है, वो सब आपको उससे पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, उससे हमें पता चलता है। इसमें पीछे हमने टेस्ट कराया, मैंने अपने खेत से अपनी टेस्टिंग कराई, तो उसमें बताया गया कि आपके खेत में जो है वो पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब उसमें डीएपी वगैरह उसमें डालते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट कैन का कट्टे वो डालते हैं, तो पोटास हमारे खेतों में। तो हम क्या किसान है कि लेके आ गए, किसान ने हमने डाल दिया उसमें, तो वो एक्सेस चीज जो हो जाएगी वो हमारी फसल का भी नुकसान देती है। हमें उसमें ये पता लग जाएगा कि हमारे खेत में जिंक कितना है कि हमारी फसल जो है वो कितनी हरी भरी है, पीली क्यों हो रही है। तो हमें ये सारी चीजें उस टेस्टिंग से, उस रिपोर्ट से मिल जाती है। हम अपने खेत में कितने जिंक डालें, कितना हम उसमें नाइट्रोजन दें, कितना हम उसमें पोटास दें, हम कितना हम फास्फोरस दें, तो मतलब एक डाटा के हिसाब से हमें उसमें फर्टिलाइजर देना होता है, ना कि आधा धुन। उसमें हमारी बचत भी होती है, और हमारी जब बचत होगी तो हमारी इनकम अपने आप बढ़ेगी उसमें। बिल्कुल, तो बचत होगी तो इनकम बढ़ेगी, क्योंकि लागत अगर हम कम लगाएंगे तो आमदनी जाहिर है ज्यादा होगी। और यही ये समझने की त्रिभुवन जी से मैं कोशिश कर रहा था, जो तमाम किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत हैं और लगातार जो एआई के बारे में बता रहे हैं। अक्षय, वापस आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे, क्या आप भविष्य में किसानों के लिए कोई ऐप डेवलप करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो कैसे चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने प्लान बना रखे है कि आगे जाके मुझे कृषि के क्षेत्र में एक ऐप्स बनानी है, जिससे कि
फार्मर्स उनसे क्वेश्चन पूछ सके अपने एग्रीकल्चर के बारे में, और उसमें जो ऐप होएगी उसमें वो सारी इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस कवर होएगी, जिससे कि वो किसी भी लैंग्वेज में ये पूछ बहुत सके। महत्वपूर्ण है अक्षर, जो आपने कहा वो उस पर कल ही हम चर्चा कर रहे थे, और चर्चा ये थी कि होता क्या है कि अंग्रेजी और हिंदी वो इसमें ऐप बना देते हैं लोग, लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अगर ऐप तैयार ना हो तो कई लोग उसको समझ नहीं पाते। जाहिर है गुजरात में गुजराती में अगर ना बने, पंजाब में पंजाबी ना बने, तो वो हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज में ना तैयार हो, तो उससे सक्सेस नहीं मिल पाता उस ऐप को। तो ये जो आपने बात कही वो काफी महत्वपूर्ण है, कम उम्र में ज्यादा अनुभव आपको लगता है, और इसीलिए तो और क्या इसके बारे में सोचा है आपने, बताइए। इसी के साथ उसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप का एआई होएगा, जिससे कि वह अपने एक तो एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ ही सकते, बाकी उसमें वेदर फोरकास्टिंग भी होना चाहिए, उसमें पेस्ट डिटेक्शन भी होना चाहिए, और साथ ही में वो अपने क्रॉप्स की हेल्थ देख सके, मैनेज कर सके क्या करना है उन्हें, और वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके एफिशिएंसी के साथ। बिल्कुल, तो उस प्रॉफिट को बढ़ा सके, और सबसे अहम यही है अक्षर कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय बढ़े, तो वाकई हमारा देश विकसित होगा, और जिसकी तरफ हम बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बदलाव हमारी खेती किसानी में आया है, और एआई का जो उपयोग है वो कृषि में एक नया अध्याय रच रहा है और इतिहास रच रहा है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। आप भी देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इससे हम बहुत सारे फार्मर्स की मदद कर सकते हैं, उनकी लाइफ्स को बेटर कर सकते हैं, और साथ ही में हम अपने भारत को विकसित भारत की तरफ लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो विकसित भारत की तरफ हम लेकर चल सकते हैं, जो सपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा, और वो 2047 तक भारत को विकसित करने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में ये लगता है जब पूरा देश इसमें पूरी तरह से ऊर्जा लगाएगा तो वाकई हम विकसित हो जाएंगे। इसलिए मैं आऊँगा विशाल ललित जी आपके पास। विशाल ललित जी, आपसे मैं ये समझूंगा, क्या ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड इस क्रांति को सीमित कर रहा है? सर, ये बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है कि डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है, क्योंकि सर जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, सबके लिए बराबर नहीं है। कई लोगों को तो सरलतापूर्वक संसाधन मिल जाते हैं, महंगे उपकरण खरीद सकते हैं वो, लेकिन जो हमारा गरीब किसान है उसको ये टेक्निक लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है ताकि सभी को इसका लाभ मिले, कोई भी इससे अछूता ना रहे, क्योंकि अगर कोई भी किसान इससे अछूता रहा तो जो हमारा सपना है विकसित भारत का वो अधूरा रह जाएगा। तो डिजिटल डिवाइड की जो समस्या है, इसका जो निवारण है वो ललित जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, और पूरा देश आपको देख रहा है, सपना अधूरा ना रहे, सपने को पूरा करना है और सबको मिलकर करना है, और अलग अलग भूमिका है आपकी, आप पत्रकार हैं कृषि से जुड़े हुए, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को, किसानों को, पूरे देश को, कि वो इस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करें और वो सफल भी हो? सर, मैं नागरिकों, अपने किसान भाइयों और भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जो डिजिटल डिवाइड है उसका निराकरण किया जाए। वो कैसे होगा, उसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ कि जो महंगे उपकरण हैं वो इस प्रकार खरीदे जाएं, मिल बांट करके, जो किसान भाई आपस में कोई समितियां हैं वो मिलकर के खरीदें, ताकि उसकी कॉस्ट कम हो और सबके जो गरीब किसान है उस तक भी वो लाभ पहुंच सके। ठीक है, डिजिटल टेक्निक का। लेकिन यदि हम कहते हैं उसकी अछूता रहेगा, वो उसको नहीं मिल पाएगा लाभ, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं सरकार की। सरकार को जो उपकरण हैं वो काफ़ी ही नॉमिनल रेट्स पर उपलब्ध कराने चाहिए, जैसे कि इंटरनेट सेवा है, या और भी जो जैसे ड्रोन्स हैं, और भी जो चीज़ें हैं जो इसमें हमें उपयोगी हैं एआई के लिए, तो वो उनका जो उपलब्धता है वो सरलतापूर्वक और बिल्कुल ही मिनिमाइज रेट्स पर होने चाहिए, ताकि हर एक का उसका लाभ, हर किसान को उसका लाभ मिल सके, आसानी से वो उपलब्ध हो जाएं, ये आप कहना चाह रहे हैं, और उससे हमारे जो किसान हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं और वो अपनी खेती किसानी कर सकते हैं। जी सर। विपुल जी, आपके पास आऊंगा। विपुल जी, क्या एआई भविष्य में पारंपरिक खेती के तरीकों को पूरी तरह से बदल देगी? ये सवाल मेरा आपसे। अगर हम पारंपरिक तरीकों की बात करते हैं तो हमें प्रश्न पहले ये पूछना होगा कि हम किन पारंपरिक तरीकों की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम जो बीज बो रहे हैं तो वही बीज बो रहे हैं जो हम बोते आ रहे हैं, या हमारे पड़ोसी ने बोए हैं, या हमने किसी से पूछा और उसने कहा मैं तो ये बो रहा हूँ और मैं भी जाकर वो बो देता हूँ, ये अक्सर देखा जाता है। और उसके बाद में वो फसल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसानों को कई बार वो फसल बहुत कम दाम में बेचनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं।
ये जब बदल जाएंगी तो आप क्या ये कह सकते हैं कि पारंपरिक तरीके से कृषि बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है, क्योंकि हर किसान अपने लिए क्या ठीक है वो देख पाएगा, समग्र तरीके से क्या ठीक है वो भी देख पाएगा। तो वो न केवल अपने लिए देखेगा बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होगा जो एआई यूज़ करता है, और उससे पूरे भारत को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। जो हम सब की आवश्यकता है वो पैदा होगा, वो जहाँ जो चाहिए वहाँ बिकेगा, जो जितना चाहिए वैसा एक्सपोर्ट होगा, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। इसके अलावा बहुत से नवाचार ऐसे हैं जो नॉन एआई हैं, उसमें भी एआई यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हाइड्रोपोनिक्स हम देखते हैं, एरोपोनिक्स देखते हैं, हम खेती देखते हैं जो पॉली हाउसेस में होती है। तो बहुत कुछ बदल रहा है। तो पारंपरिक तरीके से जो कृषि सिर्फ वर्षा आधारित कृषि होती थी वो तो डेफिनेटली बदल रही है। और इसी के साथ में जो हम उपयोग करते थे कि कितना पानी देना है, कैसे देना है, आप देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन से शुरुआत हुई और अब ड्रिप इरिगेशन से भी आगे कि जहाँ ज़रूरत है सिर्फ पानी वहीं पहुँचे, जहाँ ज़रूरत है खाद सिर्फ वहीं पहुँचे, एआई की सहायता से वैसा भी हो रहा है। फिर ड्रोन इत्यादि की सहायता से हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो वो भी एक पारंपरिक तरीके से जो कृषि बदली जा रही है उसका एक उदाहरण आपके सामने है। तो टेक्नोलॉजी ने भारत में इतना कुछ बदला है, तो ये कृषि तो डेफिनेटली बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन उस पर जिस तरह से बात सफलता की जाए, जैसे खेती, पारंपरिक खेती से हटकर आपने कहा कि अब टेक्नोलॉजी वाली खेती लोग कर रहे हैं, उससे कितना बदलाव हमारे किसानों को आप देख रहे हैं, किसानों की ज़िंदगी में देख रहे हैं, किसानों की खेती में देख रहे हैं? मैं जो बदलाव देख रहा हूँ, और मैं देखने की बात कर रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी अपनी ज़मीन में जो खेती होती है और जो मैं करना चाहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो किसी से ज़मीन लेकर खेती करते हैं, वहाँ कोई बहुत बदलाव नहीं हो रहा है। और उसके लिए कुछ एनजीओज़ को, सरकार को आगे आके और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रोत्साहित कर रही है जी। क्या करना पड़ेगा? वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास ज़मीन है उनके लिए डेफिनेटली बहुत सी सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं, उसे ये भी नहीं पता कि अगली बार वो खेती कहाँ करेगा, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी लाने की सोच भी नहीं सकता है। तो उनके एजुकेशन के लिए प्रोग्राम ज़रूर चलने चाहिए, ताकि वो जहाँ पे भी हों अपने थोड़े बहुत टूल्स के साथ में, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन ही क्यों नहीं हो, उसके साथ बेहतर उपज ले सकें। वो जैसे केवीके है वहाँ जाकर जानकारी ले सकें और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। तो ये हो तो रहा है, लेकिन हमको अपनाने की आवश्यकता है। सरकार के एफर्ट के साथ में हम अपने एफर्ट को छोड़ नहीं सकते। तो जो किसानों की कोऑपरेटिव्स हैं उनको भी इसमें बहुत कुछ करना होगा। बिल्कुल। तो देखिए, जो लगातार बता रहे हैं विपुल जी, वो वाकई बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी जो खेती में क्रांति की बात हम कर रहे हैं, या एआई की खेती की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल और जवाब, क्योंकि जिस तरह से हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए, उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए और प्रेरित और प्रोत्साहन करना सरकार का लक्ष्य भी है, और वो कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। और इसीलिए मैं वापस किसान जो हमारे साथ हैं, फार्मर हैं, त्रिभुवन जी, उनके पास में आना चाहूँगा। त्रिभुवन जी, आपके पास में आऊँगा और आपसे मैं समझूंगा त्रिभुवन जी कि इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता कितनी बड़ी चुनौती है या नहीं है आपके यहाँ, या आपके जो खेत में किसान हैं उनके लिए? देखिए, नई टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट की आई है, अब सब कुछ इंटरनेट के ऊपर बात हो गया। अब कोई आदमी, एक किसान हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती का काम करते हैं जी, और उस ऑर्गेनिक खेती में एक प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग। हम अपना नेट के ऊपर डाल के कि भाई मैंने ऑर्गेनिक गेहूँ इतना लगा है, मैंने ऑर्गेनिक सब्जी मेरे पास में इतनी है, ये सब्जी मेरे पास में है, मैंने ऑर्गेनिक शुगर को, मैंने गन्ने को, या उसमें दूसरी चीजें जो हैं मैंने उसका उत्पाद किया है। तो हम एक नए तरीके से एक नई चीज को हम प्रोडक्शन करेंगे, तो हम इंटरनेट पर डालेंगे, तो हमारे पास में जो मार्केटिंग, जो व्यापार मंडी का है, उससे बिचौलिया जो लेता है वो मुनाफा हमें डायरेक्ट मिलेगा और उससे हमारी आमद बढ़ेगी जी। तो ये इंटरनेट से हमें एक बड़े फायदे की बात है जी।
तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आप इंटरनेट के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं या फिर तमाम जो साइट्स हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद आपको जो उपलब्धता या उत्पादन हो रहा है उससे कितना सहमत किसान इस वक्त नजर आ रहा है त्रिभुवन जी? देखिए, जो उत्पादन हो रहे हैं इसमें आज एक बड़ा इंटरेस्ट बड़ा बढ़ा हुआ है कि हमारा जो पारंपरिक पहले खेती जो हम करते थे, अपना भाई मन मर्जी का ये लगा दिया कर दिया, अब किसान ये देखते हैं कि मैं इस फसल को इस समय लगा के और मैं कौन सी फसल में बोऊं जिससे कि मेरे को मार्केट में ज्यादा पैसा मिल जाए और ज्यादा मुनाफा मिले और मेरी इनकम भी उससे ज्यादा बढ़े। तो फसल रोटेशन का और ये टेक्नोलॉजी जो भी है हम उसमें टीवी का देखें, आपका ये सच का ये प्रोग्राम है, किसान भाई इसको भी बैठ के देखते हैं। तो ये सारी चीजें किसान को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है। तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए डीडी किसान जो लगातार प्रयास कर रहा है वो पूरी तरह से सफल है? वो बिल्कुल सफल है जी। किसान देखते हैं और उन चीजों को अप्लाई करते हैं उसमें। तो डीडी किसान भी अपनी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से निभा रहा है और इसलिए किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है। लगातार चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं पूरा टाइम दूंगा। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा लगातार जारी है। कृषि में एआई क्रांति किस तरह की भूमिका निभा रही है और किस तरह से आगे बढ़ रही है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, देखिए इसका पैनल में सबसे छोटे हैं हमारे साथ, लेकिन सबसे लंबी सोच के साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं सच के साथ में। और इसलिए अक्षय वापस आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा कि क्या अगली प्लानिंग है, क्या कोई और ऐप भी डेवलप हाल ही में करने वाले हैं, क्या और करने वाले हैं और क्या आप सोचते हैं एआई को लेकर और कृषि को लेकर, किस तरह से इसको जोड़ते हैं? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के बाद जब मैंने वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे मैं प्रधानमंत्री से मिल पाया था, वहाँ पे मुझे उनके साथ मिलने का मौका मिला था। उसी के बाद मुझे उसी प्रोजेक्ट पे मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक प्राइज़ दिया था, स्पेशल रिकॉग्निशन प्राइज़ मुझे मिला था। साथ ही में मुझे 5 लाख रुपीज़ मिले थे। इसी को देखते हुए मैं अपने प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और भी ऐसे ऐप्स बनाना चाहता हूँ जो कि भारत के हर क्षेत्र में सबको मदद हो, कृषि से लेकर एजुकेशन से लेकर सबको मदद हो, नई टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट हो, नई ऐप्स बने और भारत विकसित भारत बन पाए। बिल्कुल, विकसित भारत बन पाए और विकसित भारत बनाने की भूमिका में आप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अक्षर, आएंगे वापस आपके पास, लेकिन हम आना चाहेंगे विपुल जी के पास। विपुल जी आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे कि क्योंकि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो भारत में एआई कृषि स्टार्टअप्स को किन चुनौतियां के सामने आप देख रहे हैं या कौन सी ऐसी उपलब्धताएं हैं जिनको आप देख रहे हैं? उपलब्धियां तो बहुत है। सबसे बड़ी बात जो स्टार्टअप इंडिया का मिशन है, तो मैं 30-32 साल के करियर में देख रहा हूँ कि पिछले
5-6 साल 7 साल से बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स कर रहे हैं। पहले स्टार्टअप का अर्थ होता था सिर्फ सॉफ्टवेयर, जी। आज कृषि आधारित स्टार्टअप बहुत सारे हो रहे हैं और सरकार इसमें सहयोग भी दे रही है। बिल्कुल। जो चैलेंजेस हैं, जो कठिनाइयाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये कि हमारा सोच जो है वो छोटा ना हो। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ या एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन उसको मैं पूरे भारत में लगा सकूँ इसके बारे में मेरी सोच नहीं है, या उसके बारे में उसको लगाने के लिए जो धन चाहिए, वित्त चाहिए, वो नहीं है। तो उसके लिए बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स के अलावा इंक्यूबेशन सेंटर से शुरुआत करते हैं, कॉलेज से। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ऊपर लोगों के ध्यान में नहीं आता है कि मुझे इसमें स्टार्टअप करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करनी होगी, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि पैसा यहाँ भी बनता है, यूनिकॉर्न यहाँ भी बन सकते हैं। और ये यूनिकॉर्न अगर न भी बने तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि ग्लोबल विजन। आप देखिए हमारे पास ऐसे बीज वाली कंपनियां हैं और उर्वरक वाली कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल हैं। तो सब मल्टीनेशनल्स हमारे यहाँ खेलती हैं, हम क्यों नहीं कहीं और जाकर खेलते? और जब हम एक स्टार्टअप करते हैं तो हम सिर्फ भारत के किसान की ही क्यों सोचते हैं? हम पूरी दुनिया में क्रांति कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं सोचते? तो ये सोच डेवलप करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो ये सोच डेवलप करने की आवश्यकता है, विपुल जी बता रहे हैं। ललित जी आपके पास आऊँगा, विशाल ललित हमारे साथ बने हुए। विशाल ललित जी, आपसे मैं समझूंगा, क्या आप भविष्य में पूरी तरह जिस तरह से हम बात कर रहे हैं भविष्य की, तो ये जो पत्रकारिता है आपकी, उसमें आप देखते हैं कि पूरी तरह से स्मार्ट फार्मिंग आप लोग करने लगेंगे या फिर पूरी तरह से AI की तरफ बढ़ेंगे? सर, जिस प्रकार जैसे जैसे ये टेक्निक आम आदमी की पहुंच में आएगी तो अधिक लोग, अधिक किसान इससे जुड़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। क्योंकि जब तक ये आम किसान तक नहीं पहुंचेगी, मध्यम किसान तक नहीं पहुंचेगी, तो ये कामयाब नहीं हो पाएगी। इसको कामयाब करने के लिए किसानों को, समितियों को, ग्राम पंचायत को और हमारी सरकार को, भारत सरकार को मिलकर काम करना होगा। और जो भी इसके लिए जरूरी संसाधन है, उपकरण है, उनकी व्यवस्था करनी होगी, ताकि हर काम जो भी कृषि में AI से संबंधित जो भी काम है वो आसानी से किया जा सके। क्योंकि अगर ये उपलब्ध नहीं रहेंगे, एक्सेस नहीं रहेगा, एक होता है ना इजीली एक्सेस नहीं रहेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसको अगर हम चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक लाभ हो और जो हमारा भारत है आगे बढ़े, उसके लिए हमको इसको सरलतापूर्वक करना पड़ेगा। विशाल ललित जी, मैं ये आपसे ये भी समझूंगा, AI तकनीकों की एक ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आपने की तो क्या वास्तविकता आपके सामने आती है? सर देखिए, दिक्कत ये आ रही है कि जो गरीब किसान है वो उसको इसका लाभ पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। और अन्न जीवन का आधार है। अगर हम जो हमको अन्न दे रहे हैं, जो किसान भाई, हम उनका ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम आगे बढ़ने की कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा सभी को, चाहे वो ग्राम के संबंधित लोग हैं, कृषि से जुड़े लोग हैं, सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सभी मिलजुल के काम करें और किसानों के वेलफेयर के लिए आगे बढ़ें। लगातार काम कर रही हैं। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं विशाल ललित जी के, जो हमारे सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उन तक पहुंचे वो सुविधाएं, वो AI से जुड़ी हुई जानकारियां, और लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, चाहे हम बात करें विकसित कृषि संकल्प अभियान की, आपने जो देखा होगा उस पर खुद लैब टू लैंड विजन दिया गया, खुद माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री लोगों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे और पूरी तरह से AI का जिक्र उन्होंने किया। और लगातार वो ये चाहते हैं कि पूरी तरह से जो कृषि में एक क्रांति आए, और वो बदलाव कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। आपको नजर आता है? सर देखिए, जिस प्रकार पुरानी सरकारें इस काम को अचूक गई, इस काम से छूट गई, वो मैं चाहूंगा जो वर्तमान सरकार है हमारी, वो इसको ध्यान दे, और दे रही है ध्यान। उसको हमने स्कीम को लागू कर दिया, ठीक है, AI से संबंधित जो योजनाएं थी लागू कर दी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर हो रही है या नहीं हो रही, इसे हमें देखना पड़ेगा। हमने देखा है, हमारे जो पत्रकार भाई हैं, कि इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कमी है
उसको भी हमको ठीक करने बिल्कुल, वो प्रयास भी किए जाएंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा देश है, इतने सारे किसान हैं, और जब हम इतने सारे किसानों के बीच में होते हैं, छूट-फूट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वहां तक ना पहुंचे, लेकिन उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है और खुद ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो अंतिम पंक्ति तक के किसान तक पहुंचे, और उसमें कहीं ना कहीं खुद केंद्र सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और ये समझाने के लिए त्रिभुवन जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो योजनाएं और जो एआई से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार सरकार भी जो प्रयास कर रही है वो कितने सफल हैं, मैं आपसे ये समझूंगा। देखिए, पहले से जो हमारी पारंपरिक खेती थी जी और उसमें एक हरित क्रांति आई। जी हरित क्रांति आए तो उसमें जो भी हमारे साइंटिस्ट थे, जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी थी, वो ब्लॉक लेवल के तरफ से वो सीधा जब तक उस टेक्निक को, उस पद्धति को, उस क्रिया को किसान के साथ में डायरेक्ट मिल के बात नहीं होगी, जब तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी कि हम ये कह दें कि भी इसको ऐसा कर लो, कि किसान को फील्ड में जाके उससे संपर्क करके उसको बताना पड़ेगा जिससे कि वो समझे। और ये किसान ने जब पहले आया तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक हरित क्रांति हुई। जब हमारे पास में खाने के लिए अन्न नहीं था और उस हरित क्रांति ने और ऐसा किया कि आज हम अपना आत्मनिर्भर, क्या आज हम दूसरे देशों को भी अपना अन्न दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे हमारा, जब हम किसान के साथ में नई टेक्नोलॉजी हमें साइंटिस्ट में मिलेगी। त्रिभुवन जी, हरित क्रांति की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान जो है स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहला अभियान है जो खुद किसानों तक पहुंचेगा, उनकी समस्याओं का निदान करेगा और लगातार कर भी रहा है, जिसकी शुरुआत माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दी है। तो वो अभियान को लेकर क्या बदलाव नजर आता है? देखिए, बड़ा इसमें बदलाव जो है, आज का किसान जो है वो नई टेक्निक को नए हिसाब से, नए तरीके से वो करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि पुरानी जो हमारी पद्धति है उसमें हमें जितना मिलना चाहिए उसके हिसाब से हमें उतना नहीं मिल पा रहा है। तो किसान तो इसमें तैयार है, जबकि गवर्नमेंट का, सरकार का सहयोग के लिए अब ये बात आई है, इसमें सब्सिडी वगैरह हो या दूसरे उसमें कोई सरकार से सहायता मिले, जिससे कि किसान इस पद्धति को अच्छी तरह ग्रहण कर ले और किसान फिर आगे बढ़े उसको। बिल्कुल, तो ग्रहण कर ले और आगे बढ़े, और ये जागरूकता कहीं ना कहीं सरकार ही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे। विपुल जी, आपके पास आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा कि डेटा सुरक्षा और किसानों की गोपनीयता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, जरा हमारे किसानों को ये बताइए। सुरक्षा क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा न होने से क्या परेशानी होगी ये अगर हम जानेंगे तो उसके वो भी बता दीजिए। और सुरक्षा न होने से, उदाहरण के तौर पे किसी किसान की फसल की बीमारी के बारे में जो डेटा है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं है तो उस डेटा से उस किसान को जो बीमा योजना है और उसके अंदर में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर उस किसान ने क्या लगाया है इसके बारे में और बाकी सब लोगों ने क्या लगाया है इसकी जानकारी गोपनीय नहीं रहती है, तो जो मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं वो भावों को ऊपर नीचे करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो हर किसान के पास क्या ज़मीन है, अगर ये डेटा गोपनीय नहीं रहता है तो लैंड फ्रॉड किए जा सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए डेटा को गोपनीय रहना होगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम भारतीय बहुत ज़्यादा डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं होते हैं, और शायद अच्छी भी बात है, इसमें बुराई कुछ नहीं, हम विश्वास करते हैं इसलिए हम ऐसे लोग हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। तो डेटा कहाँ पैदा होता है, कहाँ स्टोर होता है और फिर कहाँ उसका वापस उपयोग किया जाता है, ये पूरी चेन समझनी जरूरी है। संक्षेप में अपनी बात को जल्दी से रखिए विपुल जी, क्योंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी है। तो डेटा जहाँ जनरेट होता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, वहाँ से सुरक्षित तरीके से सर्वर तक जाए। क्लाउड का जो डेटा स्टोरेज है वो हमारा अपना डेटा स्टोर हो और सिक्योर हो, और वहाँ से जब वो वापस जिस भी व्यक्ति, संस्था को डेटा दिया जाता है
वो उस डेटा को अपने कंप्यूटर्स पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, सब पे गोपनीय रखें, इसकी टेक्नोलॉजी हो, ये एक ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। तो देखिए, डेटा कहाँ रखना है और कैसे रखना है और किस तरह से सुरक्षित रखना है, ये सबसे अहम है जो विपुल कोचर जी ने आपको बताया। तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की और कृषि में एआई क्रांति पर जो भूमिका है एआई की, उस पर भी हमने चर्चा की। तमाम जो पैनल में हमारे साथ लोग हैं उन्होंने बखूबी आपको समझाया और समझ में भी आपके लगातार आ रहा होगा कि किस तरह से कृषि में एआई क्रांति आई है और आने वाली है, ये भी आपने समझने का प्रयास किया होगा इस कार्यक्रम के जरिए। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विपुल कोचर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ त्रिभुवन जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अक्षत, जो सबसे कम उम्र के हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया अक्षत गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े विशाल ललित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सच के साथ में तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा और समझाया कि कृषि में एआई क्रांति किस तरह से आगे बढ़ रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।